व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सीरीज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं एक एक चीज इतने अच्छे से आपको कराऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको ये सीरीज बहुत ध्यान से देखनी है, चीजों को डेली याद करना है। आज का चैप्टर आज ही याद करना और इस वीक के एंड तक तुम्हें पूरा इंडियन इको आता होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा एश्योरेंस है तुम सबको। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि यहां पे हमें क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आओ मेरी जान, शुरू करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये समझो कि ये जो किताब है तुम्हारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो किताब है ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी जो किताब है बच्चों, ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। अब स्टेट बोर्ड्स में ये क्लास 11th में आता है, कुछ स्टेट बोर्ड्स में, सीबीएसई में ये क्लास 12th में आता है। तो जो बच्चे स्टेट बोर्ड्स वाले हैं वो 11th के लिए इसको देखें, जो सीबीएसई वाले हैं वो 12th के लिए इसको देखें। पोर्शन दोनों में सेम है। ठीक है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना बच्चों, इंडियन इकोनॉमी में ना तुम्हें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला अंडरस्टैंडिंग, जो मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा। दूसरा क्रैमिंग, तुम्हें चीजें रटनी भी पड़ेंगी, नहीं रटोगे तो दिक्कत रहेगी, याद भी करनी पड़ेगी। और तीसरा राइटिंग प्रैक्टिस, तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना कि हाँ हर जगह अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5-2 पेज भरने हैं कम से कम, तब नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अकॉर्डिंगली पॉइंटर्स बनाने, चीजों को करना, तो किताब भी खोलनी पड़ेगी। जो भी किताब तुम्हारे पास है, कोई नहीं है एनसीईआरटी खोलो। ठीक है। देखो अब बड़े ध्यान से समझना, हमारा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है, इन दोनों की बात मैं बाद में करूंगा। आज हम ये शुरू कर रहे हैं तो पहले इसकी कहानी सुनो। पूरी स्टोरी है तो स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। देखो यूनिट 1 में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। हम यहां से चलेंगे चैप्टर 1 में, यहां पहुंचेंगे चैप्टर 2 पे, फिर हम चलेंगे चैप्टर 3 में। यूनिट 1 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे याद कर लेना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 1 की जो कहानियां है ना बेटा, वो कहां से शुरू हो रही हैं? वो शुरू हो रही है 1757 से, 1757 से, और कहां आके रुकेगी? 1947 पे, मेनली 1947 पे आके रुकेगी, जब हम आजाद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहां की जो मेन कहानी है वो 1947 से शुरू होगी और कहां पे आके रुकेगी? 1991 पे। ठीक है। फिर यहां की जो मेन कहानी है वो 1991 से शुरू होगी और आज तक जो जो हुआ है हम उस पर चर्चा करेंगे चैप्टर 3 में। तो पहले तो ये समझो कि कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है। कहां से शुरू होगी कहानी? 1757। सर ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से बच्चों ब्रिटिशर्स हमारे देश में घुसना शुरू करते हैं। यहां पे एक बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब्स ऑफ बंगाल के बीच में बैटल होता है, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में घुसना शुरू करती है। भारत में आएगी, कैप्चर करेगी, धीरे धीरे जगह कैप्चर करेगी और इस तरीके से पूरे देश पे उन्होंने लगभग 200 साल राज करा। लगभग 200 साल, है ना। हम 1947 में आजाद हुए। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो 200 साल का टाइम पीरियड है बीच में लगभग, तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे 3 सेक्टर्स, हम 3 सेक्टर की बात करेंगे बच्चों। यहां पे हमारे 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? मेनली एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ना वो एक कृषि से रिलेटेड देश है, एग्रीकल्चरल कंट्री है हम मेनली, है ना। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हमारा फॉरेन ट्रेड। तो हमारे देश में 1947 तक, 1757 से कैसे ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को और फॉरेन ट्रेड को डिस्ट्रॉय करा, हम पहले कैसे थे, ब्रिटिशर्स ने हमारा क्या हाल कर दिया, ये हम सब यहां पे पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। समझे? तो टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है। आओ सर,
सर चैप्टर नंबर 1 का नाम ही क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आ गया ना 1947 तक की बात। देखो, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल ने सारा कुछ चेंज कर दिया भारत का। पूरी हिस्ट्री में भारत को इतना बड़ा एक सुपर पावर था इंडिया, बट ब्रिटिशर्स ने आके इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखो क्या बोल रहा है, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757। सर ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आए थे? उनको भारत में क्या दिखता था? भाई ब्रिटिशर्स को भारत में दिखता था कि यार कितना खुशहाल देश है, रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज, सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है और मार्केट भी है, जनसंख्या भी इतनी सारी है, तो हम एक काम करते हैं, इनको लूटते हैं। इनको इतनी समझ तो नहीं है क्योंकि इनको बिजनेस वगैरह का तो पता ही नहीं है, मनी वगैरह का तो पता ही नहीं है, तो हम जाएंगे यहां से इन्हीं का रॉ मटेरियल लेंगे और फिर मशीनों से सामान बनाएंगे, इन्होंने तो कभी देखा नहीं, और इन्हीं को बेचेंगे क्योंकि मार्केट भी बहुत बड़ी है। तो उनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमें यूज करेंगे पूरे तरीके से। तो देखो क्या लिख रहा है, द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया was to use इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। बेटा ये शब्द याद रखना, ये मेन पर्पस में आपको याद रखना है कि इंडियन इकोनॉमी को वो कैसे यूज करना चाहते थे, एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर का मतलब होता है जो किसी दूसरे देश को फीड करे, जो दूसरे देश को ग्रो करने में हेल्प करे। तो ब्रिटेन को ग्रो ही तो करना चाहते थे वो, यहां से सब कुछ लेके, है ना। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स। उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को पूरा बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करा अपनी कंट्री के फायदे के लिए। ये उनका मेन पर्पस था, ठीक है। अब एक बात समझो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम कैसे थे, इंडियन इकोनॉमी कैसा था बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो अगर ये आ जाए कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स थे हमारी इकोनॉमी के? नंबर 1, प्रॉस्पेरस, खुशहाल, किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब जगह सब कुछ बढ़िया से रिसोर्सेज, किसानी करते थे सब लोग, खेती करते थे, ग्रो करते थे, राशन को एंजॉय करते थे घर पे और बढ़िया घर चलते थे सबके, है ना। तो इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। दूसरा एग्रेरियन, यानी कि मेन जो ऑक्यूपेशन था लोगों का वो खेती बाड़ी ही थी। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड इट एंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो हम खुशहाल थे, मेनली खेती करते थे। तीसरा बच्चों, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, हाथ से बने हुए सामान। हमारे यहाँ की ज्वेलरी, पर्ल्स, मतलब मोती लेने तो आज भी आते हैं लोग इंडिया में। तुम सोचो कि कितने ज्यादा पॉपुलर थे हमारे हैंडमेड सामान, हमारे आर्टिसंस, हमारे क्राफ्ट्समैन, हमारे हैंडमेड हैंडलूम्स, हमारे हाथों से बना हुआ सामान बच्चों बहुत पॉपुलर था। तुम सोचो कि पहले टाइम पे हमारे यहाँ के जो बिल्डिंग्स बनाने वाले, हमारा आर्किटेक्चर, आज भी देखते हो पुराने समय का जो आर्किटेक्चर है, पुराने पुराने मंदिर क्या शानदार बने हुए हैं यार। आज भी वो लोग नहीं बना सकते जो उस टाइम बन गया। तो हम बहुत पॉपुलर थे, बहुत फेमस थे फॉर आवर हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क्स एटसेट्रा। तो बहुत ज्यादा नाम था बच्चों देश का। Handicrafts products enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material and high standards of craftsmanship. कलाकार तो हमारे देश में है ही, है ना। बस पहले ये सब बनाया करते थे, आजकल रील बना रहे हैं, तो है तो बात वही, राइट। तुम सोचो बच्चों कि कितना ज्यादा कलाकारी थी लोगों के हाथों में और आज हम कहां चले गए हैं। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो उनकी पॉलिसीज थी ना बेटा, वो बहुत ज्यादा इस तरीके की थी कि उनका फायदा हो जाए, और इंडियन इकोनॉमी का तो चलो ठीक है, बस कुछ खास नहीं हमें देखना। तो हम उनके आने से पहले ऐसे थे। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल करा। 1 by 1 3 सेक्टर पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। बोल रहा है कि अगर हम प्री ब्रिटिश पीरियड की भी बात करें, प्री ब्रिटिश पीरियड की बात करें, तो हम एग्रेरियन इकोनॉमी भले ही थे, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर का जो परफॉर्मेंस था वो बस ठीक ठाक ही था,
क्योंकि देखो हम लोग क्या कैसे थे, हमारे पास मशीनें नहीं थी, हमारे पास पानी की सुविधा नहीं थी, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे बारिश पे पानी के लिए। तो एग्रीकल्चर कर जरूर रहे थे, लेकिन किसानों के पास किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर नहीं थे केमिकल वाले, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सके। तो देखो बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ओवरवेलमिंगली रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। तो हमको पता ही है ज्यादातर एग्रीकल्चर ही करते थे। इंडिया की पॉपुलेशन में से 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी। कहां पे रहती थी? विलेजेस में। तो ध्यान रखना कि कितने प्रतिशत लोग विलेजेस में रहते थे? 85%। और कितने खेतीबाड़ी में थे? 75%। ठीक है। इवन विद दिस लार्ज पॉपुलेशन द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। अच्छा जी, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या क्या करा बच्चों, क्या क्या चीजें लेके आए जिस वजह से स्टेग्नेशन आ गया। स्टेग्नेशन का क्या मतलब होता है? स्टेग्नेशन का मतलब होता है बहुत स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ हो गई। तो ये कुछ ब्रिटिश की पॉलिसीज हैं जिन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा। स्क्रीनशॉट ले लो, वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? देखो बच्चों, सरकार किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बोला कि अब हमारे पास जो जमीन के मालिक हैं उनका क्या नाम होगा? जमींदार्स। जो जमीन के मालिक हैं उनका क्या नाम होगा? जमींदार्स। इन जमींदार्स को बोला कि भैया आपकी लैंड पे जो भी प्रोडक्शन आपको करना है, हमें एक फिक्स्ड रेवेन्यू आपसे चाहिए। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि आप हमें एक फिक्स्ड रेंट पे करेंगे। ठीक है। अब जमींदार ने बोला सर हम कहां से पे करेंगे, हमारे पास तो इतना आउटपुट भी नहीं है। उन्होंने बोला आपकी जमीन पे कौन काम करता है? इन्होंने बोला हम तो गरीब किसान से काम कराते हैं, जिसका नाम है टीनेंट, या फिर लैंडलेस लेबरर्स, या फिर टिलर्स ऑफ द सॉइल, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं थी। और मेजॉरिटी किसानों के पास अपनी जमीनें नहीं थी, वो बड़े बड़े किसानों के लिए काम करते थे उनकी लैंड पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि तुम इनको चाहे जितना उतना एक्सप्लॉइट करो, इन्हें मार पीट के किसी भी तरीके से कैसे भी काम कराओ, और इनको चाहे कुछ भी मत देना। ये शिकायत करने कहां आएंगे? सरकार के पास। सरकार तुम्हें अधिकार दे रही है कि कुछ भी करो। तो जमींदार्स वर फ्री टू एक्सप्लॉइट एज मच एज दे वांट टीनेंट्स को। अब टीनेंट से क्या करते थे? बहुत ज्यादा काम करवाते थे। काम करवाने के बाद उनको बदले में क्या देते थे? थोड़ी बहुत फसल, कि लो चलो तुम अपना काम कर लो। और ब्रिटिशर्स को एक फिक्स्ड रेंट मिलता था, और जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता है, जो भी आउटपुट बनता था, उस आउटपुट को जमींदार एंजॉय करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट एंजॉय करती थी, क्योंकि इनको तो फिक्स्ड अमाउंट मिल ही रहा था, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गया, जहां पे इनका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये मजे ले रहे हैं, इनको एक फिक्स्ड रेवेन्यू मिल रहा है, और एग्रीकल्चर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तो इस सिस्टम ने एग्रीकल्चर को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखो क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टीवेटर। इनको कोई मतलब नहीं था कि इसकी कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, इससे कलेक्ट करेंगे और इनको एक फिक्स अमाउंट देंगे और खुद मौज लेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तो एग्रीकल्चर धीरे धीरे खराब होता चला गया। दूसरा, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करा गया। पहले हमारा एग्रीकल्चर कैसा था बच्चों? हमारा जो एग्रीकल्चर था ना, वो सबसिस्टेंस था। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि अपने लिए ग्रो करी फसल एंजॉय करी, दैट इज इट, खत्म। बट उसको फिर कमर्शियलाइज करा गया, पैसा बनाने वाली चीजें ग्रो करी गई। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया वो ग्रो करो जिससे पैसा बने। आप कॉटन ग्रो करो, आप ग्रो करो कॉफी, आप ग्रो करो इंडिगो, आप ग्रो करो वो चीजें जिससे पैसा बनता है। आप वो चीजें मत ग्रो करो कि भाई व्हीट राइस में कुछ नहीं है, वो चीज ग्रो करो जिसपे पैसा बने। चाय उगाओ, कॉफी उगाओ, इंडिगो उगाओ, वो चीजें उगाओ। तो एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस से कमर्शियलाइज करा गया। ठीक है। अब मेन जो खाना है, जो व्हीट राइस, उसके लिए हम डिपेंडेंट हो गए दूसरे नेशंस पे कि वहां से इंपोर्ट करेंगे, हमारे यहाँ तो बनता ही नहीं। सोचो कितनी बुरी हालात हो गई होगी। देखो बोल रहा है कमर्शियलाइजेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हाई प्राइजेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। कॉटन ग्रो करो,
जूट ग्रो करो, इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि फूड क्रॉप्स तो ग्रो नहीं कर रहे थे, कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। जो कौन इंजॉय करता? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इंजॉय करती। तो जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे फार्मर्स को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर पे कितना फसल आना, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। क्यों कम होता चला गया? क्योंकि कोई पैसा ही नहीं लगा रहा भाई, लैंड को इंप्रूव करने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि भाई जमीन भी खराब हो रही है धीरे धीरे, वो भी बंजर होती जा रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, धीरे धीरे खत्म होती चली गई, जमीन खराब होती चली गई, फर्टिलिटी लूज कर दी लैंड ने। तो देखो क्या बोल रहा है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नेग्लिजिबल यूज हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, पता ही नहीं है ना। तो इससे क्या हुआ, द कल्टिवेटर हैड नीदर द मीन्स नॉर इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। कल्टिवेटर तो वैसे ही बेचारा गरीब है, उसको क्या पता। जमींदार्स हैज नो रूट्स इन द विलेजेस, उनको कोई मतलब नहीं है। और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ खर्चा ही नहीं करा, राइट। ऑल दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच कॉज्ड अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती चली गई। तो हमारा एग्रीकल्चर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? नंबर 1 जमींदारी सिस्टम, नंबर 2 क्या लेके आ गई ये, कमर्शियलाइजेशन, तीसरा प्रोडक्टिविटी खत्म, चौथा स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सूखा पड़ गया। स्कार्सिटी मतलब सूखा पड़ना, किस चीज का? इन्वेस्टमेंट का। भाई किसी भी चीज को ग्रो करना है तो पैसा लगता है ना, एग्रीकल्चर को ग्रो करना है उसमें भी पैसा लगेगा, बट कोई लगाने को तैयार नहीं था। देखो क्या लिख रहा है, इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी इन टेरेसिंग। टेरेसिंग बेटा एक टाइप ऑफ फार्मिंग होती है कि टेरेसिंग कोई नहीं कर रहा था, फ्लड कंट्रोल कोई नहीं कर रहा था, ड्रेनेज पे कोई फोकस नहीं कर रहा था कि पानी आ रहा है तो कैसे निकलेगा, बहुत ज्यादा पानी आ गया तो फसल वैसे ही खराब हो जाएगी ना, पानी निकालना भी पड़ता है। ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्सेज नॉर टेक्नोलॉजी। ना तो रिसोर्सेज थे ना टेक्नोलॉजी थी, एग्रीकल्चर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता चला गया। किसानों के तो बेचारों की हालत टाइट ही थी। अब आ गया बच्चों दूसरा सेक्टर जो कि है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ध्यान से इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में समझो। अगर मैं बात करूं मेन इंडस्ट्रियल, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही सबसे पॉपुलर थी। विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो पॉपुलर थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पे कुछ नहीं था, एक आधी कोई 2 इंडस्ट्री होंगी मुश्किल से जो लार्ज स्केल थी, बाकी सब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो भी ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी। देखो क्या बोल रहा है, ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, है ना। तो हैंडीक्राफ्ट्स बहुत पॉपुलर थे हमारे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे खत्म करा ब्रिटिशर्स ने, ये यहां पे एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 5 पॉइंट्स है मेन, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों इंडस्ट्री लगाना होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्री को बंद करना होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारी इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे बंद कर दिया। सर कैसे बंद कर दिया? बच्चों उन्होंने बंद करा सिस्टमैटिकली। सर सिस्टमैटिकली कैसे? देखो बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले बोल रहा है दे डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। क्योंकि देखो उनको ये दिख रहा था कि अगर इनका इंडस्ट्रियल सेटअप बड़ा हो जाएगा ना तो ये देश में आगे निकल जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में इस देश में इतना कैलिबर है, सबसे आगे निकल जाएगा। लेकिन वो तो ये नहीं चाहते थे, वो तो खत्म करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे देश में इस तरीके के टैरिफ्स इंट्रोड्यूस्ड करे। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। इस तरीके के टैरिफ इंट्रोड्यूस करे जहां से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत मेजर इंपैक्ट आया। सर कैसे टैरिफ थे? समझो, अगर हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, अगर हम यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं था, ड्यूटी फ्री, बिना टैक्स के ले जाओ एक्सपोर्ट कर दो। अगर हम इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स, अगर हम इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स कौन बना रहा था? ब्रिटिशर्स बना रहे थे। रॉ मटेरियल तो यहां से लेके जा रहे थे ड्यूटी फ्री, वहां से मशीन मेड सामान लेके आ रहे थे, वो भी ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर हमें अपने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने होते थे, किसी देश को हम बेचना चाहते थे, हैवी टैक्सेस, भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे, और इतना टैक्स लगाते थे कि सामने वाला खरीदा ही ना। तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे ना, जिनकी बहुत ज्यादा मांग थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि बहुत महंगा हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई बहुत महंगा कर देंगे
और अगर कोई लेगा भी तो उससे हमें बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हमारा बहुत फायदा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री सुकड़ती चली गई, बहुत धीरे धीरे कम होती चली गई और खत्म हो गई एक दिन पे। देखो क्या बोल रहा है, दे डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, और किसी को आने नहीं दिया। उनका मोटिव क्या था? सबसे पहला मोटिव था कि रॉ मटेरियल ले जाएंगे इंडिया से चीप रेट्स पे, जो कहां पे यूज करेंगे? ब्रिटेन में। और फिनिश गुड्स कहां बेचेंगे? इंडिया में ही बेचेंगे। द टू फोल्ड ब्रिटिश पॉलिसी वाज एनफोर्स्ड टू एंश्योर मैक्सिमम एडवांटेज टू देयर होम कंट्री। ब्रिटेन के मैक्सिमम एडवांटेज के लिए इस तरीके की चीजें बनाई। देखो, एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल का ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट हो रहा है फिनिश गुड ड्यूटी फ्री, तो फायदा तो उन्हीं को हो रहा है ना, है ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने सिस्टमैटिकली हमारी इंडस्ट्रीज का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। दूसरा बच्चों, ऐसा होने से क्या क्या हमें इंपैक्ट आए, क्या क्या हमारे कंट्री पे इंपैक्ट आए? नंबर 1, बेरोजगारी। भाई लोग बहुत सारे जो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो तो इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट थे ना हर चीज के लिए, वो सब बेरोजगार हो गए। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। दूसरा, हम फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने लगे। हमारे यहाँ तो बन नहीं रहे थे, अगर बनते भी थे तो वहां पे तो मशीनों से बनते थे, तो हम मशीन से बनी हुई चीज को कैसे कंपीट करेंगे यार? तुम सोचो ना, कोई चीज हाथ से बनी हुई और कोई चीज मशीन से बनी हुई, मशीन से बनी हुई अलग ही दिखेगी, तो उसको कंपीट नहीं कर पाओगे। तो और इंडिया में फिर डिमांड भी उस चीज की बढ़ने लगेगी, यार वो बढ़िया चीज है वो ले लो। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विदस्टैंड the foreign competition of machine made cheap goods. It resulted in new demand in Indian customer market which was not fulfilled through locally made goods. तो बेसिकली धीरे धीरे सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही सामान यूज होने लगा, ठीक है। तीसरी चीज, हमारे देश में बच्चों कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो फर्दर मशीनें बनाती। जैसे आज अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी फार्मिंग में ट्रैक्टर्स लग रहे हैं, हार्वेस्टर्स लग रहे हैं, थ्रैशर्स लग रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही हैं, वो कौन बना रही है? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बना रही है। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ऐसी मशीनें बनाती हैं जो फर्दर और प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो हमारे पास ऐसी इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। तो देखो क्या बोल रहा है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। ब्रिटिश रूल पे हार्डली कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, और ब्रिटिशर्स ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो तो क्या चाहते थे कि कैपिटल गुड्स के लिए डिपेंडेंट रहें, बाहर से ही इंपोर्ट करें, इनके देश में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो गया। जीडीपी क्या है? जितना प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर, तो जीडीपी, जब प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज का खत्म होता चला जाएगा तो जीडीपी भी गिरेगा ना। तो धीरे धीरे हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्रीज का कम होता चला गया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब हुआ बेटा? यानी जो सरकार का रोल था बहुत लिमिटेड था, उन्होंने कुछ भी नहीं करा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, वो तो खत्म करना चाहते थे, वही करा उन्होंने। ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू, किस चीज पे ध्यान दिया उन्होंने? सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, कुछ पोर्ट्स, वो भी अपने फायदे के लिए। रेलवे से सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं को था, कम्युनिकेशन से अपनी आर्मी को अच्छे से स्ट्रांग रखना चाहते थे, पोर्ट से सामान लेके जाना चाहते थे। उसके बाद पावर जनरेशन, बिजली क्या करते थे? वो अपने लिए तो यूज करते थे, उनकी फैक्ट्रीज चल सके, उनकी मशीनें चल सके, ये है, ठीक है। तो बोल रहा है इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स, हाउएवर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड पे। बोल रहा है कि इंडिया ना बहुत पहले से, पुराने समय से ट्रेड में काफी आगे रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे उनकी पॉलिसीज लाके ऐसी गंदी पॉलिसीज बनाई कि हमारा ट्रेड भी खराब कर दिया। तो एग्रीकल्चर खत्म करा, इंडस्ट्री खत्म करी, आखिरी है फॉरेन ट्रेड कैसे डिस्ट्रॉय करा। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने अपनी पॉलिसीज के थ्रू हमें क्या बना दिया? उन्होंने हमें बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। भाई हम यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, जो कि मेनली रॉ मटेरियल होता था, कच्चा माल होता था। और इंपोर्टर किस चीज का बना दिया? फिनिश गुड्स का। हम डिपेंडेंट हो गए हर तरीके के सामान के लिए ब्रिटेन के ऊपर, हम डिपेंडेंट हो गए हर तरीके के सामान के लिए यूएस के ऊपर, हम डिपेंडेंट हो गए हर तरीके के सामान के लिए चाइना के ऊपर। तुम देख रहे हो अब क्या हो रहा है, यही तो है। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे कच्चा सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब लेके जाते थे। और इंपोर्ट क्या करते थे? बना बनाया कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स जैसे छोटी मोटी मशीनरी, ये सब हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है बेटा। दूसरा, मोनोपोली किसका हो गया था? ज्यादातर ट्रेड किससे हो रहा था? ब्रिटेन से। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चाहता ही ये था भाई अपने भले के लिए। इंडिया को तो उन्होंने एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करा।
अपने भले के लिए उन्होंने सारा का सारा ट्रेड उधर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मोनोपोली हो गया, 50% से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। बाकी कुछ अलग देशों के साथ था, जैसे चाइना, सीलन एंड पर्शिया। ठीक हो गया। उसके साथ साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ट्रेड पे मोनोपोली मेंटेन करने के लिए 1869 में एक शॉर्टर रूट भी खोल दिया, जिसको बोलते थे स्यूज कैनाल। जिसको क्या बोलते थे? स्यूज कैनाल। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं तुमको, मतलब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं वैसे ही तुम्हें एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूं कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल, आ जा यार, फॉर एग्जांपल बच्चों, एक कंट्री ये है, सपोज ये ब्रिटेन है, सही है, और एक कंट्री बीच में ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यहां पे इंडिया है, और यहां पे सारा पानी 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 है। अब अगर यहां से कुछ सामान जाता ना ब्रिटेन में, तो ऐसे जाता था, पहले यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से ऐसे जाता था। ठीक है। तो इन्होंने एक शॉर्ट रूट बनाया जिसका नाम रखा स्यूज कैनाल। तो यहां से सीधा यहां एक रूट बना दिया, अब यहां घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रिटेन जाएगा सामान। इसको बोला स्यूज कैनाल। ठीक है। तो स्यूज कैनाल कब खोला? 1869 में। ये एक बहुत शॉर्टर रूट था जिसने और ज्यादा कंट्रोल बनाया ब्रिटेन का इंडिया पे। ठीक है। तीसरा, इंडियन वेल्थ सारा ड्रेन होता चला गया बेटा, ड्रेन होता चला गया। इसका मतलब सारा रॉ मटेरियल हमारा यहाँ से ले गए, पूरा वेल्थ हमारा ड्रेन कर दिया। अब सोचो बच्चों, जब एक्सपोर्ट इतने बढ़ रहे हैं तो हमारा बीओपी तो सरप्लस में आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा भाई? बीओपी में हमने यही तो पढ़ा था, वो सरप्लस में आता था, बिल्कुल आता था। तो जो भी सरप्लस आ रहा था वो भी सरकार अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। सरकार तो सारा का सारा ब्रिटिश का था ना, तो कहाँ यूज करते थे? अपने ऑफिस सेटअप करते थे, नए नए ऑफिस बनाते थे, वॉर्स पे खर्चा करते थे। ठीक है। और इंपोर्ट करते थे सर्विसेज को, अलग अलग सर्विसेज को। तो ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से, हर तरीके से इंडियन इकोनॉमी का यूज किया और हर तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया बेटा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों हमारे पास टॉपिक है डेमोग्राफिक कंडीशन का। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है किसी भी देश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे समझना कि वो कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, बर्थ रेट, डेथ रेट कैसा है, वहां के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं, किस तरीके से वो कंट्री काम कर रही है, वहां की जनसंख्या कैसी है, ये सब जानना मेनली। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। मतलब उस टाइम पे जो फीचर्स थे ना, वो यही दिखाते थे कि बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी हो चुकी है। तो देखो सबसे पहले कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? पहला ऑफिशियल सेंसस का मतलब होता है कि जनगणना कब हुई थी, जनसंख्या काउंट कब हुई थी। तो पहला जो ऑफिशियल सेंसस था वो 1881 में हुआ था, दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, लेकिन उसने क्या दिखाया था कि अनइवननेस है हमारी जनसंख्या की ग्रोथ में। फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड सेंसस जो है वो हर 10 साल में किया जाता है। करंट की बात करूं तो अभी नहीं हुआ है ऑन टाइम, मतलब पिछली बार जो होना चाहिए था 2021 में होना चाहिए था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया है अभी तक भी। तो 1881 में पहली बार ऑफिशियल सेंसस आया था, उसके बाद हर 10 साल में ये पॉपुलेशन काउंट होती थी। 1921 याद रखना है बच्चों, इसको बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1921 से पहले जो हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे वो बहुत अनइवन थे, ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आता था। और 1921 के बाद हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बहुत तेजी से एक स्तर पे बढ़ना शुरू हुए हर चीज। तो इसको एक ऐसा ईयर बोला जाता है कि जिससे पहले डेमोग्राफिक कंडीशन अलग थी और इसके बाद अलग हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेकंड स्टेज 1921 के बाद आया, तो इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। तो 1881 याद रखना, 1921 याद रखना। उसके बाद अगर हम डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात करें तो स्क्रीनशॉट लो, इस सबको पढ़ते हैं। हो गया। देखो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे, यानी बहुत तेजी से बच्चे पैदा हो रहे थे, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उतनी ही तेजी से लोगों की डेथ भी हो रही थी क्योंकि मेडिकल कंडीशंस बहुत पुअर थी। बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। बोथ वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000। तो ध्यान रखना है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। उसके बाद लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई,
बच्चों ध्यान रखना, एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क होता है। एक एजुकेटेड पर्सन और एक लिटरेट पर्सन में फर्क होता है। लिटरेट कौन होता है? हु कैन रीड एंड राइट। एजुकेटेड कौन होता है? जिसके पास प्रॉपर डिग्री है, मतलब लिखना पढ़ना तो उसके लिए चुटकी का काम है, उसने बहुत हाई लेवल पे पढ़ाई भी करी है। तो हमारे यहाँ पे लिटरेसी भी नहीं थी, लोग पढ़ लिख भी नहीं सकते थे। यही है लिटरेसी रेट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्संस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो मात्र 16%, बताओ। और फीमेल लिटरेसी रेट मात्र 7%। बहुत गिरा हुआ था ये लिटरेसी रेट उस टाइम पे। हेल्थ फैसिलिटीज मैंने आपको बताई दिया बहुत खराब था, तो उस टाइम पे बहुत सारी वाटर और एयरबॉर्न डिजीजेस भी बहुत फैलती थी। डेंगू, मलेरिया, इस तरीके की बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती थी। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बच्चों बहुत हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? कितने बच्चों की 1 साल की एज से पहले पहले डेथ हो जाती है। तो क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, वैक्सीन्स नहीं होती, तो बच्चे मर जाते थे बेचारे बहुत सारे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ एज पर 1000 बर्थ्स इन अ ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज अलार्मिंग, 218 पर 1000। देख रहे हो, 1000 में से 218 बच्चे बेचारे डेथ हो जाती थी उनकी 1 साल से पहले पहले। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, यानी एवरेज लोग कितना साल जिएंगे बहुत कम थी, 32 ईयर्स थी। अभी 69 हो चुकी है, लेकिन 32 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रह गई थी। उसके बाद गरीबी तो हम सब जानते ही हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत परेशान हो गया था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से, और बहुत एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल याद रखनी है। ठीक है। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें, आपने देख ही लिया, मेनली लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, यानी कि एग्रीकल्चर में, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, मेनली लोग इसमें थे। फिर सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में लोग थे, और टर्शरी में कुछ लोग सर्विसेज में भी थे, बट बहुत फ्यू। तो देखो क्या लिख रहा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी में क्या क्या आता है? हर तरीके से प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, एसेट्स, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी आपको पता ही है, सेकेंडरी में मेनली जो प्राइमरी में रिसोर्सेज आए हैं उन रिसोर्सेज से फिनिश गुड्स बनाना, मेनली इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन यहाँ पे होता है सारा। और टर्शरी में सर्विस सेक्टर हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फिनेंस, ये सब हमारा टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें बेटा, तो वहां पे क्या था? मेन जो डोमिनेशन था वो मैंने आपको पहले बता दिया, एग्रीकल्चर का था। प्री डोमिनेशन ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, 75% पीपल, 75% लोग एग्रीकल्चर में थे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग में 10%, और बाकी 15% हमारे हो गए किसके अंदर? सर्विस सेक्टर में। रीजन्स की अगर हम बात करें बेटा, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ट्रेंड था। कैसा ट्रेंड था? देखो, द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कमी आई। किस चीज की कमी आई? यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर से निकले और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की तरफ गए। यानी ये कुछ स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, यहाँ एग्रीकल्चर से लोगों ने निकले और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ गए। वहीं पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कहाँ बढ़ा? ओडिशा में, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ लोग एग्रीकल्चर में बढ़े। तो ये थोड़ा सा रीजनल वेरिएशन आपको याद रखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर बच्चों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? हमारे रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था भाई? ब्रिटिशर्स ने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी रेलवे जो हम यूज कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश का। हमें एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है ये, व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? तो हम लिख के आएंगे रेलवेज। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रेलवेज है, लेकिन उन्होंने सब अपने फायदे के लिए बनाया था बेटा। देखो क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सारी एक्टिविटीज, सर्विसेज, फैसिलिटीज जो हमें चाहिए सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? सोशल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब जो पैसा बनाने में हेल्प करेगा, सोशल मतलब जो सोसाइटी के लिए अच्छा है। पैसा बनाने में क्या हेल्प करेगा? कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। आपके लिए कौन सा अच्छा है? हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। ब्रिटिश रूल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन पुअर थी। कुछ एफर्ट्स उन्होंने करे थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, बट वो सिर्फ अपने लिए। सर क्या क्या डेवलप किया था? रोड्स डेवलप करे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप करा, रेलवे डेवलप करा, कम्युनिकेशन डेवलप करा, लेकिन सब अपने लिए। तो रोड्स क्यों डेवलप करे बेटा उन्होंने? जो मेन उन्होंने रोड्स डेवलप करे थे वो अपना रॉ मटेरियल अच्छी जगह से कलेक्ट कर पाए,
पोर्ट्स तक ला पाए ट्रक्स में भर भर के। ठीक है, रेलवे क्यों डेवलप करा था? अपनी आर्मी को सब जगह पहुंचाने के लिए, सामान को इजीली कैरी करने के लिए। तो रेलवे स्टार्ट कब हुआ बेटा? ईयर याद रखना है 1850। जो रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ वो 1850 में हुआ, और पहली रेल कब चली? 1853 में। तो ध्यान रखना, रेलवे स्टैब्लिश हुआ 1850 में, फर्स्ट रेल चली 1853 फ्रॉम मुंबई तो ठाणे। ठीक है, ये याद रखना है। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट उन्होंने अपने लिए ही डेवलप किया था। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ठीक है, रीजंस क्यों डेवलप करा भाई? रोड्स किस लिए? आर्मी को सब जगह ले जा सकें, रॉ मटेरियल इधर से उधर कर सकें। रेलवे किस लिए? मेनली टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल, इंडिया के कोने कोने तक इफेक्टिव कंट्रोल, फटाफट सारी चीजें पहुंचा पाए, प्रॉफिट कमा पाए फॉरेन ट्रेड से, है ना, इन्वेस्टमेंट कर पाए ब्रिटिश फंड्स की इंडिया में। तो मेनली अपने लिए बेटा। टेलीग्राफ क्यों डेवलप किया था? लॉ एंड ऑर्डर डेवलप करने के लिए। लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर नहीं होगा तो, राइट। कंक्लूजन में अगर हम बात करें बेटा, तो एक चीज बहुत क्लियर है, वो क्या है कि हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कांस्टेंट रही, यानी बिल्कुल भी बढ़ी नहीं लोगों की पर पर्सन इनकम, लोअर साइड पे ही रही। उसके बाद पॉपुलेशन मेनली डिपेंडेंट थी किस चीज के ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। जमींदारी सिस्टम मेनली इंडिया में चलता था जिसने एग्रीकल्चर खत्म कर दिया। कल्टीवेशन के मेथड्स पुराने थे, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। बहुत ज़्यादा सूखे वगैरह पड़ते रहते थे क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी, और हम फेमाइंस को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इनएडिक्वेट था। सर ब्रिटिशर्स का कुछ फायदा भी है क्या? क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कुछ हुआ? कुछ चीजें अच्छी हुई, जैसे एग्रीकल्चर कुछ डेवलप हुआ, कुछ। सर कहाँ डेवलप हुआ बेटा? जो कैश क्रॉप्स बनने लगे, हमें ये समझ में आने लगा कि हाँ ठीक है, ये चीजें भी हो सकती हैं, सिर्फ वीट राइस ही नहीं है एग्रीकल्चर में, और चीजें भी है। तो कहीं ना कहीं ये सब हमने सीखा। ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, रेलवेज तो उन्होंने डेवलप करे ही। फेमाइंस पे हम थोड़ा कंट्रोल बना पाए। क्यों कंट्रोल बना गए भाई? कहीं भी सूखा पड़ता था या कहीं भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती थी तो वहां तक हम रिसोर्सेज पहुंचा सकते थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया था। उसके साथ साथ मॉनेटरी सिस्टम की तरफ हम गए, हम बार्टर सिस्टम से मनी की तरफ चले गए। अदरवाइज पहले तो बार्टर ही चलता था, सामान के बदले में सामान, लेकिन फिर मनी की तरफ हम लोग गए। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था वो प्रॉपर इफेक्टिव डेवलप हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है वो भी ब्रिटिशर्स ने बना के दिया हमें। ठीक है, बढ़िया सर इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल स्टेट कैसी थी? अगर ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुका था। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? कॉलोनियल का मतलब होता है कि एक कॉलोनी है और एक रूलर है। ठीक है, तो हमारा रूलर कौन था? ब्रिटेन, और हम क्या बन चुके थे? कॉलोनी बन चुके थे। हम मदद कर रहे थे उनको डेवलप होने में, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, इन इंडिया colonial exploitation has a long history spread over nearly 200 years. British rule resulted in huge drain of wealth. हमारी wealth सारी की सारी चली गई किसकी डेवलपमेंट के लिए? ब्रिटिश इंडस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल को क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी फ्यूडल का मतलब होता है बेटा कि जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो दो पार्ट्स में बट गई थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया था। एक क्लास तो वो था जो मौज ले रहा था, जैसे जमींदार्स वाला क्लास, और एक क्लास वो था जिनके बेचारों की हालत बहुत खराब हो गई थी, यानी कि जो पुअर फार्मर्स थे। तो इस तरीके की इकोनॉमी जहां पे इनकम इनइक्वालिटीज इतनी ज्यादा और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उसको हमने बोल दिया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो बोल रहा है बाय द क्लोज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड देयर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन टू अ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई एक तो लैंडलॉर्ड्स हो गए जमींदार्स, और एक टीनेंट हो गए। लैंडलॉर्ड्स खूब मौज ले रहे थे और कल्टीवेटर्स की ऐसी तैसी हो रही थी। तो सबसे पहले कॉलोनियल, सेमी फ्यूडल, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी या तो जीरो ग्रोथ है या बहुत स्लो ग्रोथ है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इट इज द वन विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है बेटा, और क्या है सर? और बेटा जी हमारे पास बैकवर्ड तो हम थे ही, डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपने पढ़ ही लिया। प्रोडक्टिविटी खत्म थी, पर कैपिटा इनकम थी ही नहीं, एग्रीकल्चर के अच्छे मेथड्स नहीं थे, बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हाई था, इलिटरेसी पूछो ही मत, है ना। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थे। डेप्रिशिएटेड मतलब कि हमारे रिसोर्सेज को पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया गया था, डिप्लीट कर दिया गया था। और एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी बन चुके थे। एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है जहां पे बांट दिया गया हो किसी भी बेसिस पे। तो हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने क्या करा?
ये कास्ट रिलीजन के बेसिस पे बांट के डिवाइड एंड रूल वो लोग करते थे, तो वैसा बन चुके थे। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑलवेज प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन करा उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब ब्रिटिशर्स करके गए बेटा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और ये जो मैंने आपको टाइमलाइन बनवाई, हटा दी क्या मैंने, नहीं बनी हुई है, देखो चैप्टर 1 में 1757 से 1947 तक 3 मेन चीजें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ये हमने पढ़ लिया। चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, 47 में जब हम आजाद हो गए तो वहां से 1991 तक इन तीनों सेक्टर में कैसा काम हुआ ये पढ़ेंगे, क्या पॉलिसीज बनाई, कैसे अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो खराब करा उसको बेटर करने के लिए क्या करा, ये सब चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको चैप्टर 1 पूरा समझ में आया होगा। इसको अच्छे से आज लर्न भी कर लेना ताकि कल जब चैप्टर 2 पढ़े तब तक ये डन हो तुम्हारा। याद करके कमेंट कर देना कि सर लर्न हो गया। ठीक है, परफेक्ट। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच चिंटूज एंड चिंटीज। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।